डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह। सबसे पहले बात आती है कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह हम किस प्रकार जो है किसी को बताएंगे कि जो है आव्यूह है क्या चीज, इसके बारे में हम क्या डिस्कस करें। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वो एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे राम, मोहन एंड गीता, ये तीन स्टूडेंट्स हैं। ये हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। अब इन तीनों बच्चों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मार्क्स देखते हैं आउट ऑफ 100। राम के आए हैं 96 फिजिक्स में, मोहन के आए हैं 94 और गीता के आए हैं 95। केमिस्ट्री में आए हैं राम के 92, मोहन के 91, गीता के 92। मैथ में राम के आए हैं 98, मोहन के 97 और गीता के 96। अब आपको ये चीज दिखाई दे रही है इस वक्त कि ये क्या है, राम, मोहन और गीता के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक काम करते हैं कि यहां से मैं इनको हटा देता हूं और एक जो है ब्रैकेट लगा देता हूं। ये ब्रैकेट लगा दिया। अब इस वक्त आपको पता है कि राम, मोहन और सीता के मार्क्स हैं, यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स हैं। लेकिन अगर मैं इस स्थिति में किसी व्यक्ति को दिखाता हूं तो वो ये मार्क्स, ये नंबर देख के नहीं समझ पाएगा कि ये क्या चीज है। यानी इसका मतलब हम मैट्रिक्स का सीधा साधा उपयोग किस लिए करते हैं? सूचनाओं को गुप्त रखने के लिए। जैसे हम सूचनाएं गुप्त रख पाएंगे उसी तरीके से, यानी जो है यहां पर क्या केवल संख्या लिखी हुई है, तो ये क्या हो गया, एक संख्याओं का व्यवस्था क्रम है। क्या है? संख्याओं का व्यवस्था क्रम या नंबर्स, जो है नंबर्स का अरेंजमेंट। क्या है ये? संख्याओं का व्यवस्था क्रम। क्या है ये? संख्याओं का व्यवस्था क्रम। यानी मैट्रिक्स आव्यूह क्या होता है? संख्याओं का व्यवस्था क्रम होता है। इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता, यानी संख्याओं को प्रदर्शित करने की एक व्यवस्था है। मैट्रिक्स क्या है? संख्याओं को प्रदर्शित करने की एक व्यवस्था है। इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। यानी यहां पर मैं आपके सामने लिखा हुआ है 96, 94, 95, यानी ये केवल आपको पता है क्योंकि मैंने आपके सामने ये वैल्यूज लिखी थी। यानी इन चीजों का उपयोग किसी भी सूचनाओं को गुप्त रखने के लिए किया जाता है। जैसे आर्मी इंटेलिजेंस है, टेररिस्ट है, ये सभी अपनी सूचनाएं गुप्त रखने के लिए मैट्रिक्स का अच्छा खासा उपयोग करते हैं। अब बात आती है मैट्रिक्स का चिन्ह। मैट्रिक्स का चिन्ह, तो मैट्रिक्स को तीन प्रकार के चिन्हों से दर्शाया जा सकता है। एक तो आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट, एक ये छोटा वाला ब्रैकेट, और तीसरा ये मॉड्यूलस का सा डबल साइन। इन तीनों चिन्हों द्वारा किसी भी आव्यूह या मैट्रिक्स को दर्शाया जा सकता है। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आव्यूह का क्रम। आव्यूह के क्रम से पहले ये देखो, ये क्षैतिज आपको दिखाई दे रही है। ये क्षैतिज क्या है? पंक्ति। क्योंकि हम इसी तरीके से लाइन लगाते हैं, तो लाइन लगाते हैं तो इनको क्या बोलेंगे? पंक्ति। यानी ये क्या हो गई आपकी 1, 2, 3, क्या हो गई? इसमें पंक्तियां हो गई। ये जो क्षैतिज में आपको दिखाई दे रही है वो सब क्या है? पंक्ति। क्या है ये? पंक्ति। और आपने देखा होगा पोल कैसे लगे होते हैं? ऊर्ध्वाधर। पोल कैसे लगे होते हैं? ऊर्ध्वाधर लगे होते हैं। तो यानी ये क्या हो गया आपका? पोल है ये, तो ऊर्ध्वाधर लगे होते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? स्तंभ। क्या बोलेंगे? स्तंभ। तो यानी जो क्षैतिज लाइन होती है वो तो क्या होती है? पंक्तियां। और ऊर्ध्वाधर लाइन क्या होती है? जैसे इसमें ये आपका क्या है? स्तंभ। ये भी एक स्तंभ है और ये भी एक स्तंभ है। यानी तीन पंक्ति है, 1, 2, 3, और 3 ही स्तंभ है। या हम कह सकते हैं मैट्रिक्स की दूसरी डेफिनेशन मैथमेटिकली रूप में कि संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाता है। यानी संख्याओं का अरेंजमेंट है केवल ये।
अब आते हैं इसका मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स या आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह के क्रम के बारे में अगर बात करें तो आव्यूह का क्रम, तो आव्यूह का क्रम होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या, मान लो किसी आव्यूह में m पंक्तियां हैं, पंक्ति कितनी है m, और n क्या है स्तंभ हैं। आव्यूह में m तो पंक्ति है और n क्या है स्तंभ है। तो आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम क्या हो जाएगा m क्रॉस n, आव्यूह का क्रम क्या हो जाएगा m क्रॉस n। जैसे इस आव्यूह का क्रम देखा जाए तो 3 तो पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या हो गया 3 क्रॉस 3। अब आती है आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या। तो आव्यूह में अवयवों की संख्या के बारे में बात करें तो आव्यूह में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपको क्रम दिया गया है बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको क्रम दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो 2 क्रॉस 3 क्रम है, 2 क्रॉस 3 क्रम है, यानी इसका मतलब क्या है, यदि किसी आव्यूह का क्रम 2 क्रॉस 3 है तो इसका मतलब आव्यूह में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अगर मान लो आव्यूह का क्रम 3 क्रॉस 2 है तो इसका मतलब आव्यूह में 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। अगर आव्यूह का क्रम 2 क्रॉस 2 है तो आव्यूह में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, और अगर आव्यूह का क्रम 1 क्रॉस 1 है तो यानी एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। तो जैसे मान लो 2 क्रॉस 3 में इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 क्रॉस 2 में गुणा करेंगे तो इतना होगा, 2 क्रॉस 2 में गुणा करेंगे तो 1 क्रॉस 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। यानी 2 क्रॉस 3 आव्यूह हो चाहे 3 क्रॉस 2 आव्यूह हो, उन दोनों ही आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी, केवल 6 होगी। ऐसे ही इनमें बात करें तो इसमें 2 क्रॉस 2 के आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और 1 क्रॉस 1 के आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ये तो हो गया आपका आव्यूह का क्रम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह के प्रकार में क्या करना है हमें, सबसे पहला आता है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में सबसे पहला जो अपना आता है वो आता है फर्स्ट पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखता हूं 1 2 3 डैश डैश डैश, यानी पंक्ति तो केवल एक है, स्तंभ कितने 1 2 3 और डैश डैश डैश, यानी स्तंभ बहुत सारे। फिर एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो, कौन सा आव्यूह कहलाता है, पंक्ति आव्यूह। नेक्स्ट आता है सेकंड क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज से पहले स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। अब जब पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन आपको बता दिए तो स्तंभ आव्यूह की समझ में आ रही होगी, यानी इसका मतलब क्या है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल लिखें 1 2 3, यानी पंक्तियां तो बहुत सारी हैं लेकिन स्तंभ क्या है, एक ही है, तो ये कौन सा कहलाएगा, आपका स्तंभ आव्यूह। थर्ड आता है आपका क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह से हमारा क्या तात्पर्य है, एक ऐसा आव्यूह
ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है। क्षैतिज आव्यूह में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या देखें तो m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू, यानी स्तंभों की संख्या कितनी है 3। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, यहां पर m इज लेस देन क्या आ रहा है n, m इज लेस देन n, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो ऐसा आव्यूह कौन सा आव्यूह कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, ऊर्ध्व आव्यूह। ऊर्ध्व आव्यूह, अब ऊर्ध्व आव्यूह कौन सा हो जाएगा, इसका जस्ट व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम कौन सा, यानी इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी आपको क्षैतिज यानी आड़ा पड़ा हुआ दिख रहा हो, ऊर्ध्व यानी ऊपर खड़ा हुआ दिख रहा हो। यहां पर m की वैल्यू देखें तो कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 2, यानी 3 तो पंक्ति है और 2 क्या है स्तंभ है। तो यानी यहां पर m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है n से। तो यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, कौन सा आव्यूह कहलाता है, ऊर्ध्व आव्यूह। कौन सा आव्यूह कहलाता है, ऊर्ध्व आव्यूह। अब नेक्स्ट आता है अपना फिफ्थ है आपका शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, अगर शून्य आव्यूह की बात करें तो शून्य आव्यूह, इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसको कैपिटल O द्वारा व्यक्त किया जाता है। नल मैट्रिक्स किससे द्वारा व्यक्त किया जाता है, कैपिटल O द्वारा। तो कैपिटल O द्वारा जब कोई व्यक्त किया जाता है तो एक शून्य आव्यूह कौन सा आव्यूह होगा, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की जो है संख्या बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, किंतु इसमें एक विशेष बात होगी, क्या होगी कि इस आव्यूह के सभी अवयव शून्य होंगे। इस आव्यूह के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। यानी आपका यह आव्यूह इस तरीके का भी हो सकता है, इसकी कोटि कितनी है 3x2, यानी 3 तो पंक्ति हैं और 2 क्या हैं स्तंभ है, इस तरीके का भी हो सकता है। यानी इसमें कितनी पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, इस तरीके का भी हो सकता है। ये सभी आव्यूह कैसे हैं आपके 2x2 क्रम का, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। चलिए इस तरीके से शून्य आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। और इसको कैपिटल O क्या है आपका, नल मैट्रिक्स, यानी कैपिटल O द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका 6 वर्ग आव्यूह। 6 कौन सा है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह क्या था आपका, वर्ग आव्यूह की बात करें तो वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, कौन सा आव्यूह कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4, ये इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी है 2 और 2 है, तो इसका क्रम कितना हो गया 2x2, और ये क्या हो गया एक वर्ग आव्यूह। इस तरीके का भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 6 3 2, ये भी क्या है 3x3 का वर्ग आव्यूह, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो कौन सा आव्यूह कहलाएगा, वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है अपना इंपॉर्टेंट आव्यूह है ये, क्योंकि हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह
तो इकाई आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान रखना, एक ऐसा, क्योंकि इकाई आव्यूह किससे संबंधित है? वर्ग आव्यूह से। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, अब बात आती है मुख्य विकर्ण कौन सा होता है? मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर यह आपका कौन सा कहलाता है? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। और अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला कौन सा विकर्ण कहलाएगा? द्वितीयक विकर्ण। द्वितीयक विकर्ण। तो अपने को तो केवल किससे काम है? मुख्य विकर्ण से। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हो और मुख्य विकर्ण के अवयव एक के बराबर हो, तो ही वो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? इकाई आव्यूह, जिसे कैपिटल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका 8th, इकाई आव्यूह के बाद अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह कौन सा होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो और मुख्य विकर्ण के अवयव सभी किसी अदिश राशि के बराबर हो, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, या जनरल एग्जांपल ले देता हूं k 0 0 0 k 0 0 0 k। अब कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में ये आता है कि सर इकाई आव्यूह और अदिश आव्यूह तो एक जैसे, k की वैल्यू 1 हो जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? इकाई आव्यूह हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है प्रत्येक इकाई आव्यूह एक अदिश आव्यूह होता है, लेकिन प्रत्येक अदिश आव्यूह एक इकाई आव्यूह हो यह आवश्यक नहीं है। यानी प्रत्येक जो है अदिश आव्यूह यानी जो है इकाई आव्यूह, आपका इकाई आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे हैं? एक के बराबर है, और अदिश आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव k के बराबर है। यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो और मुख्य विकर्ण के अवयव किसी अचर राशि के बराबर हो तीनों, तो दिया गया आव्यूह कौन सा आव्यूह कहलाएगा? आपका अदिश आव्यूह। ये हो गया आपका 8th अदिश आव्यूह। कौन सा हो गया? अदिश आव्यूह। अब नेक्स्ट आव्यूह अपना आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। अब आपको बताएं तो ये विकर्ण आव्यूह पर ही बेस्ड, इसी विकर्ण आव्यूह पर अदिश आव्यूह बेस्ड है, इसी विकर्ण आव्यूह पर इकाई आव्यूह बेस्ड है। यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। यहां देखो ये क्या है आपका? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसा आव्यूह कौन सा आव्यूह कहलाएगा? आपका विकर्ण आव्यूह। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विकर्ण 1 2 3। यानी विकर्ण आव्यूह को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है ये जो अवयव दे रखे हैं आपको मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, शेष सभी अवयवों को आपको क्या करना है? शून्य लिखना है। तो ये कौन सा आव्यूह कहलाएगा? आपका विकर्ण आव्यूह। अब इन पर ही, इस विकर्ण आव्यूह पर इकाई आव्यूह और अदिश आव्यूह बेस्ड है। जरा देखना, विकर्ण आव्यूह में यदि ये तीनों अवयव, मुख्य विकर्ण के तीनों अवयव समान हो जाए किसी अदिश राशि के, तो कौन सा आव्यूह बन गया? अदिश आव्यूह। यदि ये मुख्य विकर्ण के अवयव तीनों एक के बराबर हो जाए तो कौन सा आव्यूह बन गया? इकाई आव्यूह। यानी इकाई आव्यूह और अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह के ही टाइप्स हैं, विकर्ण आव्यूह के प्रकार हैं। कौन कौन से? इकाई आव्यूह और अदिश आव्यूह। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह, त्रिभुजाकार आव्यूह।
अब त्रिभुजाकार अवयव भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न त्रिभुजाकार और एक ऊपरी त्रिभुजाकार। 10वां है आपका त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव की बात करें तो त्रिभुजाकार अवयव में क्या होगा, इसमें दो पार्ट है, एक तो है निम्न त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, और दूसरा है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो सबसे पहले निम्न त्रिभुजाकार अवयव देखें, A00 B0 BC0 DEF। तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या कहता है, एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। अब त्रिभुजाकार क्यों कहते हैं इसको जरा देखना है, ये क्या ये त्रिभुज की आकृति में बन रहा है, क्या जो जीरो बन रहे हैं वो त्रिभुज की आकृति में बन रहा है, इसीलिए क्या होता है ये त्रिभुजाकार अवयव। यानी निम्न त्रिभुजाकार अवयव में एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वो कौन सा अवयव कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, बी पार्ट है इसका, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव की बात करें तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में एक ऐसा अवयव जिसमें ABC 0DE 00F, एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। यानी मुख्य विकर्ण कौन सा होगा, ये हो गया आपका। अब इसके नीचे के सभी अवयव शून्य हो रहे हैं, तो किस रूप में हो रहे हैं, एक त्रिभुज के रूप में हो रहे हैं। तो यानी ये भी क्या होगा आपका निम्न ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। यानी निम्न त्रिभुजाकार अवयव ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में क्या होता है, उल्टा होता है। यानी ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में तो नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे मुख्य विकर्ण के, और निम्न त्रिभुजाकार अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। ये होता है आपका अवयवों के प्रकार। अब कुछ अवयवों के प्रकार हैं जो आपको जेई मेंस वगैरह में काम आ सकते हैं। जेई मेंस वगैरह में तीन अवयव और इंपॉर्टेंट हैं जो आपके जेई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है अंतर्वलनीय अवयव, अंतर्वलनीय अवयव। अब अंतर्वलनीय अवयव की बात करें तो अंतर्वलनीय अवयव इसमें गुणन होता है। यदि मान लो आपको कोई अवयव ए दिया हुआ है, यदि कोई अवयव ए दिया हुआ है और यदि उसको स्वयं से गुणा किया जाए और हमें एक इकाई अवयव प्राप्त हो जाए, यदि किसी अवयव को स्वयं से गुणा किया जाए और हमें जो गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो क्या हो जाए, इकाई अवयव प्राप्त हो जाए, तो दिया गया अवयव कौन सा कहलाएगा, आपका अंतर्वलनीय अवयव। यानी अंतर्वलनीय अवयव के लिए क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। यानी ए को ए से गुणा करें, कोई अवयव दिया गया है, ए मैंने जनरल ले लिया, कोई भी अवयव दिया हुआ उसको स्वयं से गुणा करो और यदि इकाई अवयव प्राप्त हो जाता है तो दिया गया अवयव कौन सा कहलाएगा, अंतर्वलनीय अवयव। और यह आता है आपका 12 वर्ग सम अवयव, वर्ग सम अवयव। अब वर्ग सम अवयव की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, वर्ग सम यानी वर्ग करना है, समान मिलना चाहिए। यानी यदि मान लो आपको कोई अवयव ए दिया हुआ है और उसको स्वयं से गुणा करने पर वापस आपको क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है, तो दिया गया अवयव कौन सा कहलाएगा, वर्ग सम अवयव। यानी वर्ग सम अवयव के लिए कौन सी शर्त है अपनी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्राप्त होना चाहिए, ए प्राप्त होना चाहिए। यानी किसी अवयव को स्वयं से गुणा करें और पुनः वापस वही अवयव मिल जाए तो दिया गया अवयव कौन सा कहलाएगा, आपका वर्ग सम अवयव। नेक्स्ट आता है आपका शून्य भावी अवयव, शून्य भावी
आव्यूह, यानी इसका नाम से स्पष्ट है शून्य भावी, यानी भविष्य में शून्य होने वाला एक ऐसा आव्यूह, उसको स्वयं से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गुणा करने पर और रिजल्ट जो हमें लास्ट में मिले वो कैसा मिलना चाहिए, एक शून्य आव्यूह मिलना चाहिए। तो दिया गया आव्यूह क्या कहलाएगा, शून्य भावी आव्यूह, यानी a डैश 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 बराबर क्या मिलना चाहिए, o, यानी हम इसे कह सकते a की पावर p इज इक्वल टू o, यानी p इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। तो यानी ये कंडीशन किसकी कहलाती है, शून्य भावी आव्यूह। ये आपके बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा जेई मेंस के लिए है, ये आप तीनों आव्यूह जरूर ध्यान रखें, जेई मेंस वगैरह अगर आपको देना है तो ये तीनों आव्यूह आपके अंतर्वलनीय आव्यूह, वर्गसम आव्यूह, शून्य भावी आव्यूह जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आव्यूह हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आव्यूहों की समानता। नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता, तो आव्यूहों की समानता क्या होगी, नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूहों की समानता। तो आव्यूहों की समानता के बारे में बात करें तो आव्यूहों की समानता से हमारा क्या तात्पर्य है कि दो आव्यूह समान कब कहलाएंगे, दो आव्यूह समान कब कहलाएंगे, दो आव्यूह समान कब कहलाएंगे। सबसे हम एक जनरल भाषा में बोलना चाहें तो दो आव्यूह समान तभी कहलाएंगे जब पहला आव्यूह दूसरे आव्यूह की क्या हो, फोटोकॉपी हो। फोटोकॉपी जानते हो, जेरॉक्स एज इट इज, यानी जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही सेम होना चाहिए। अब वो कब हो सकता है, जैसे मान लो आव्यूह ए दिया हुआ है आपको ABCD और आव्यूह बी दिया हुआ है EFGH। तो आव्यूह ए बराबर बी कब होंगे, जब फर्स्ट कंडीशन दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हो, कोटियां क्या हो, समान हो, दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हो, और सेकंड कंडीशन संगत अवयव बराबर हो, संगत अवयव क्या हो, बराबर हो। तो ये दोनों कंडीशन जब किसी आव्यूह के लिए लागू होती हैं तो वो दोनों आव्यूह कैसे कहलाते हैं, समान। यहां देखो ए और बी समान आव्यूह कब होंगे, पहले तो इनकी कोटियां चेक करें, दो पंक्ति दो स्तंभ तो 2 क्रॉस 2, दो पंक्ति दो स्तंभ 2 क्रॉस 2, यानी दोनों की आव्यूह की कोटियां क्या है, समान। अब आगे क्या होना चाहिए, यदि a बराबर E, B बराबर F, C बराबर G और D बराबर H, यानी संगत अवयव, यानी इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है तो इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तो ही दोनों आव्यूह समान कहलाएंगे। ये होती है आव्यूहों की समानता। तो आव्यूहों की समानता के लिए दोनों आव्यूहों की कोटियां समान होना आवश्यक है और उन दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों का बराबर होना भी आवश्यक है। अब नेक्स्ट आव्यूह के अवयव का नामकरण और रह गया था, अवयव का नामकरण, यानी अवयव का नामकरण, यानी आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ के अवयव को AIJ द्वारा व्यक्त किया जाता है। AIJ यानी जैसे मैं इस अवयव को लिखना चाहूं, जैसे मेरे पास यहां पर लिखा हुआ, मान लो एग्जांपल लिख लेता हूं 3 4 2 9। अब देखो ये आपकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है तो इसका नाम हो गया A11। ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है तो इसका नाम हो गया A12। ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है तो इसका नाम हो गया A21। ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है तो इसका नाम हो गया A22। ये हो गया आपका आव्यूह के अवयव का नामकरण। अब ये आपका जो है यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आपका आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त यानी परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।